हाँ ठीक है, तो आप 1:30 के आसपास ना अप्रोक्सीमेट तैयार रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, सबसे पहले जो हमारे एनिमल किंगडम है उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। हाँ, एनिमल किंगडम के बारे में बताइए। प्रतिभा जी आपसे ही स्टार्ट करते हैं, एनिमल किंगडम के बारे में बताइए। हाँ, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए। दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक पैराज़ोआ है, एक यूमेटोज़ोआ है ना। जो पैराज़ोआ होते हैं उनमें सेंट्रली ऑर्गेनाइजेशन होता है, और यूमेटोज़ोआ होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रतिभा जी अभी एक सेकेंड, अभी जैसे आपने हैना बोला ना, तो ये हैना अभी आप मॉक इंटरव्यू देना तब मत बोलना, ठीक है? अभी से आदत डालो आप, ठीक है जी। चलिए हाँ, आप बताइए क्या बता रहे थे, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो इसमें जैसे स्टार्ट करते हैं पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा मतलब डिवीजन है उसका एनिमल किंगडम का। पॉरीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद है आपका platyhelminths, sphehelminth, and Annelida, Echinodermata, mollusca, and then Hemipodida, और ये रहता है हम इनवर्टिब्रेट्स। ऑर्थोपोडा आपका रह गया कि बता दिया आपने? ऑर्थोपोडा आई थिंक एनीलिडा के बाद और ऑर्थोपोडा है। चलिए एक बार आयुषी आप एक बार कंटिन्यू कीजिए इसको। आयुषी हाँ, एक बार सारे आप फाइलों के नाम बता दीजिए लाइन से। पैराज़ोआ, पॉलीफेरा, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्क, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडिटा एंड कॉर्डेटा। ओके चलिए, फरीदा जी कॉर्डेटा के बारे में बताइए मुझे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है वो कॉर्डेट्स कहलाते हैं। इसको आगे क्लासिफाई कीजिए। और जो कॉर्डेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स के अंदर जो कॉर्डेटा जो एग्जैक्टली कॉर्डेटा है वो कॉर्डेटा में आएंगे। जिसका सेटलमेंट थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, तब तक प्रतिभा जी आप बताइए। इसमें कॉर्डेटा में क्या होता है कि कॉर्डेट्स जो होते हैं दे हैव द नोटोकॉर्ड है ना, और इसमें पोस्टेनल टेल भी होती है। मतलब कैरेक्टर फीचर देखें हम, पोस्टेनल टेल होती है और डॉर्सो हॉलो नर्वस सिस्टम होता है ना। ये कैरेक्टर फीचर है कॉर्डेट्स के। अब कॉर्डेट्स को अगर हम डिवाइड करते हैं, हाँ फरीदा जी बताइए। यूरोकॉर्डेटा, हाँ जी, ये किसी आपके आप में से किसी के यहाँ से थोड़ा नॉइस मतलब शोर आ रहा है आप लोगों के किसी में, ठीक है? तो उसको थोड़ा देख लीजिए आप, आवाज आ रही है थोड़ी। चलिए अच्छा मुझे ये बताइए, मोलस्का जो है उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? चलिए रवि जी आप मुझे कुछ मोलस्का के एग्जांपल दीजिए। रवि जी, रवि जी अपने आप को पहले अनम्यूट कीजिए। रवि जी, रवि सिंह आप सुन पा रहे हैं? चलिए आयुषी आप बताइए। हाँ जी बताइए। हाँ जी ऑक्टोपस, और इसके अलावा भी बताइए। हाँ चलिए फरीदा जी मुझे ऑक्टोपस के बारे में बताइए। एक सेकंड, हाँ जी बताइए। जो ऑक्टोपस होता है वो उसके पास 8 लिम्स होते हैं और वो सॉफ्ट बॉडी होता है। जो ऑक्टोपस होता है वो मॉलस्क
बिलोंग करता है और सेफेलोपोडा क्लास को बिलोंग करता है और उसमें विजुअल पावर बहुत ज्यादा होती है और इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होता है। चलिए दीपक जी, मुझे इकाइनोडर्मेटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। दीपक जी, हाँ जी, हाँ जी जी बताइए बताइए। हाँ आवाज आ रही मैडम? हाँ जी, आ रही है। आप बताइए इकाइनोडर्मेटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। जी कार्बोनेट सेफलोप्लास्टिक एनिमल होते हैं और ये जो एनिमल होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, जबकि इनकी लार्वा में बायोलॉजिकल सिमेट्री पाई जाती है। ये सभी मैराइन होते हैं, एक्सक्लूसिव मैराइन एनिमल होते हैं। इनमें जो लोकोमोशन होता है वो ट्यूब फीट के द्वारा होता है और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जनरली पेंटामेरस होता है। चलिए इसके कुछ लार्वा के बारे में बताइए, लार्वा के नाम बताइए इनके लार्वा के। इसका लार्वा बाइपेनेरिया लार्वा होता है, यूटिलेरियस लार्वा होता है और दो ही याद आ रहे हैं मैडम। चलिए हाँ जी, फरीदा जी आप बताएंगे इनके लार्वा के नाम। मैम डोलियोलेरिया लार्वा, इकाइनोक्यूटियस लार्वा, ऑरिकुलेरिया लार्वा। अच्छा मुझे प्रतिभा जी आप ये बताइए डीएनए बार कोडिंग क्या होता है। डीएनए बारकोडिंग, हाँ जी, सुना? एक्चुअली इस एग्जैक्ट पता नहीं नहीं पता है। चलिए शिवांशु आप बताएंगे डीएनए बार कोडिंग क्या है। अच्छा हाँ जी बताइए, आप बताएंगे दीपक जी। डीएनए बारकोडिंग मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, अच्छा अलग है, डिफरेंट है। चलिए अच्छा मुझे ये बताइए आप लोगों ने हरगोविंद खुराना जी के बारे में सुना है। यहाँ पे बाबा मंदिर पे जी मैम। अच्छा तो हरगोविंद खुराना जी के बारे में, ठीक है। फरीदा जी आप ही बताइए सबसे पहले, बताइए। मैम हरगोविंद खुराना जी ने जीन को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करवाया था आउटसाइड द बॉडी इन विट्रो कंडीशन में ट्रिपल यू कोडॉन का यूज करके, और इसके लिए उन्हें जाना जाता है। उन्हें क्या मतलब किस लिए जाना था उन्हें, उन्होंने ये महान कार्य किया उसके लिए उनको क्या किसी से सम्मानित किया गया था कि नहीं किया गया। नोबेल प्राइज से कब दिया गया था दिलीप जी बताइए। दीपक जी 1977 में। 1977 एक बार चेक कर लीजिएगा। शायद तीन लोगों को साथ में दिया गया था, हरगोविंद खुराना और मुझे ऐसा याद है। एक बार देख लेना। अच्छा ये बताइए अभी हाल ही में जो नोबेल प्राइज है उनकी घोषणा हुई है, ठीक है, दिए नहीं जाएंगे, घोषणा हुई है। तो बताइए मेडिसिन के क्षेत्र में किसको दिया जाएगा। रवि जी बताइए। हाँ जी मैरी ई ब्रोंको, फ्रेड रेमस्टेल एंड शिमोन शाकागुची, जो कि जापान से इन्होंने क्या ऐसा कार्य किया है जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा। आयुषी जी बताइए। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक बार फिर से बोलिए, रिपीट कीजिए। चलिए फरीदा जी आप बताइए, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है। इम्यूनोलॉजी के बैकग्राउंड में ये नोबेल प्राइज इस बार का मेडिसिन का दिया गया था, जो कि टी रेगुलेटरी सेल्स होते हैं पेरिफेरल इम्यून रिस्पांस में, वो किस तरह से अपनी खुद की बॉडी के अंदर खुद ही के सेल्स को अटैक नहीं करते हैं। तो टॉलरेंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था ये इस बार का नोबेल प्राइज। चलिए चलिए अब स्वाति जी बताएंगे। स्वाति जी आप सुन पा रही हैं अपने आप को। हाँ अनम्यूट कर लीजिए। आईवीएफ के बारे में बताइए मुझे। आईवीएफ का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज बायोटेक्नोलॉजी और लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, जिसमें एग और स्पर्म गैमेट्स को मेल और फीमेल गैमेट्स को इन विट्रो एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया जाता है और फिर जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है। ये टेक्निक तब यूज की जाती है जब कोई फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो इसको इन विट्रो तरीके से फर्टिलाइजेशन किया जाता है। तो किस प्रकार
प्रकार की प्रॉब्लम हो थोड़ा डिफाइन कीजिए, क्या क्या जो प्रॉब्लम हो। जैसे कि हाँ जी बताइए। मैम, जैसे कि जो फिलिपियन ट्यूब है वो एनवायरमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है जहाँ पे एग और स्पर्म फर्टिलाइज कर सकें। दूसरा मैम स्पर्म मोटिलिटी ना हो और फिलिपियन ट्यूब तक पहुँच भी ना रहा हो, ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा मैम एग में कोई मतलब फर्टिलाइजेशन को ओवरऑल अगर यूटेरेशन में फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम है तो चलिए ओके। ये मुझे ना जब आप आंसर दे रहे थे तो किसी के में से आवाज भी आ रही थी, तो आप लोग ये कोशिश कीजिए कि आसपास मैम फरीदा मैम का शायद ऑन है माइक। हाँ, तो वो किसी और की आवाज आ रही थी, तो आप थोड़ा मतलब एकांत में इस तरीके से बैठिए कि आसपास की आवाजें नहीं है। चलिए अब मुझे रवि जी एलिसा के बारे में बताइए। हाँ जी एलिसा, इसका फुल फॉर्म, हाँ जी फुल फॉर्म, ऐसे होता है। इसका फुल फॉर्म बताइए। एंजाइम इम्यूनो ऐसे टेस्ट होता है। जी नहीं, चलिए कौन बताएगा मुझे इसका फुल फॉर्म, पहले तो आप लोग बताइए कौन बताएगा। अच्छा शिवांशु आप बताइए। एक सेकंड, मैंने शिवांशु का नाम लिया था, बताइए। इट्स फुल फॉर्म इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। हाँ जी, इसका यूज कहाँ किया जाता है? बहुत सारी जो डिसीजेज है उनको डायग्नोस करने में इस टेक्निक को यूज किया जाता है। एंटीजन एंटीबॉडीज की इंटरेक्शन पर बेस्ड है ये। इस प्रिंसिपल को यूज करके कई सारी जो डिसीजेज है जैसे कि एड्स है और कई सारी जेनेटिक डिसीजेज है उनको उनके लिए ये एक प्रिलिमिनरी टेस्ट के तौर पर काम करता है। ओके चलिए आप बताइए कोमल जी कि एलिसा जो है, ठीक है, उसमें अगर बात करें, फुल फॉर्म बता दिया मुझे, अब इसके टाइप बताइए आप, कितने टाइप का? डायरेक्ट हाँ जी 5 टाइप के होते हैं। डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है, इस पर एंजाइम को यूज करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। चलिए कौन बताएगा मुझे? फरीदा जी आप बताएंगी। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। जो एलिसा है उसके टाइप बताइए। डायरेक्ट एलाइसा, इनडायरेक्ट एलाइसा एंड सैंडविच एलाइसा। ओके वेरी गुड। सैंडविच एलिसा के बारे में बताइए। अब सैंडविच एलाइसा में जो वेल रहता है उसमें एंटीबॉडी कोटेड होती है और सीरम ऐड किया जाता है जिसमें एंटीजन की प्रेजेंस होती है और फिर ऊपर से सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड किया जाता है जो कि एंटीबॉडी के दूसरे एपिटोप पर बाइंड करता है और ये जो एंटीबॉडी होता है ये एंजाइम लिंक्ड होता है और फिर इसके ऊपर जब भी सब्सट्रेट डाला जाएगा तो वो कलर्ड रिएक्शन देगा। तो ये सैंडविच एलाइसा का प्रोसीजर होता है। चलिए आप लोगों में से जो बायोटेक वाले हो वो मुझे बताइए कि कम्पिटिटिव एलिसा क्या होता है। एक ये भी टाइप होता है, इसके बारे में बताइए क्योंकि प्लेन वाला कोई, हाँ बताइए, आप ही बताइए। मैम कॉम्पिटिटिव एलाइसा में जो एंटीबॉडीज रहती हैं वो ऑलरेडी एंटीजन से कोटेड रहती है, पर जब सीरम ऐड किया जाता है तो उसके अंदर जो एंटीजन रहता है वो इस ऑलरेडी जो बाइंडेड एंटीजन है उसको रिप्लेस करके खुद बाइंड होता है, तो ये कॉम्पिटिटिव एलाइसा होता है। चलिए अब मुझे ये बताइए कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं। अब मैं जिससे पूछूं वो आंसर बताएगा, सभी लोग नहीं बताइए। चलो संतोष जी अभी ऐड हुए हैं, संतोष जी आप बताइए। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है आपके इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम के ट्रॉफिक लेवल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसे एंटोनियम ने डिस्कवर किया था और उसमें जो ट्रैफिक 3 प्रकार का होता है। ये पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड 3 प्रकार का होता है। दीपक जी मैं सभी से पूछ रही हूँ एक एक करके, अभी मैंने आपका नाम नहीं लिया था। चलिए संतोष जी मैं आपसे बात कर रही थी, हाँ जी आप बताएंगे। चलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आंसर ही नहीं देते हैं, लेकिन आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए। आप गलत दीजिए लेकिन आप दीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो। चलिए हाँ दीपक जी अब बताइए। अल्टोनियन के बारे में आप बता रहे थे, थोड़ा बताइए। मैं बताऊं? हाँ हाँ बताइए, आप ही से बोल।
मैं बता रहा हूँ पिरामिड जो होता है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं इकोसिस्टम में उनका। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है नंबर के आधार पर बनाया जाता है, दूसरा बनाया जाता है बायोमास के आधार पर, और तीसरा बनाया जाता है एनर्जी के लेवल पे। एनर्जी का जो बायो पिरामिड होता है वो ऑलवेज मतलब सीधा होता है, तो लीनियर होता है। और बाकी के जो 2 पिरामिड्स हैं वो इन्वर्टेड और सीधे हो सकते हैं, मतलब अच्छा दोनों प्रकार के हो सकते ठीक है, हैं। उल्टे सीधे हो सकते हैं। एनर्जी का हमेशा जो है आपने बताया सीधा होता है, तो ऐसा क्या है कि वो हमेशा सीधा होता है, ये बताइए। बिकॉज जो एनर्जी का सोर्स है वो सन है, और सन से फिर ऑटोट्रॉप्स में आते हैं, ऑटोट्रॉप्स से फिर हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं एनर्जी, और एनर्जी इसी तरीके से मतलब डिकम्पोजर्स के द्वारा वापस एनवायरनमेंट में चली जाती है। एनर्जी का कोई मतलब बैकवर्ड जो नहीं होता फ्लो। इससे रिलेटेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ बताया था एनर्जी के फ्लो से रिलेटेड कुछ लॉ वगैरह, कौन बताएगा मुझे? आयुषी आप बताएंगे? मैं एक एक करके, आप रुकिए दीपक जी रुकिए, मैं एक एक करके सभी से पूछ रही हूँ, जिसको आंसर बताइए। हाँ जी आयुषी, आयुषी जी आप बताएंगे? फरीदा जी आपका थोड़ा आवाज आ रही है फरीदा जी। हाँ जी आयुषी जी आप बताएंगी? सॉरी मैम, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। प्रतिभा जी आप बताएंगी? मैम न्यूटन्स। नहीं न्यूटन से यहाँ कहाँ से आ गए? हाँ जी आप फरीदा बताइए बताइए। मैं बताऊँ? हाँ जी फरीदा जी बताइए, मैं एक एक करके पूछ रही हूँ, बताइए। मैम यहाँ पर आप शायद 10% ऑफ एनर्जी हाँ ट्रांसफर वाले लॉ के बारे में यस रेफर कर रही हैं, हाँ जिसे रिफरेंस लॉ भी बोलते हैं, कि एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। अच्छा ये बताइए कि जो सन से एनर्जी मिलती है प्लांट को, ठीक है, उसका कितना परसेंट जो है यूज किया जाता है? रवि जी बताइए। रवि जी मैम ये 1 to 10% होती है जो यूज की जाती है मैम। 1 to 10% नहीं, चलिए हाँ शिवांशु जी अब आप बताइए। दीपक जी तो बता चुके हैं, स्टार्टिंग दीपक जी से ही की थी पिरामिड की। चलिए Ma'am, what is the question? Can you repeat? जो एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो, तो हम लोगों ने देखा 10% तो जो लिंडमैन थे उनके लॉ के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ जो सन से डायरेक्ट हमको प्राप्त होती है, ठीक है, सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका कितना परसेंट जो है प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है? Okay. Around 50% of energy which is receiving from the sun is called as PAR, photosynthetically active radiation, and of this photosynthetically active radiation, 1% is used by plants. That is actively converted from photo energy to chemical energy, and from this energy, pyramid is formed in the further step from herbivores to carnivores and so on. So we can say 1% energy is received from sun by plants and it is converted by the process of photosynthesis into chemical energy. यानी 1% आप कहना चाह रहे हैं ना? कोमल जी हाँ जी हाँ चलिए बताइए। 2 to 10% एनर्जी यूज्ड बाय द प्लांट। हाँ मैं सुन रही हूँ, बताइए। हाँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा, मैं तो आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप बताइए क्या बोल रहे हैं, ये बोल रही हूँ आपसे। चलिए बताइए आप। 2 to 10% of photo active radiation used by the plant। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो सौर ऊर्जा होती है उसका 2 से 10% वो यूज करते हैं, जो उन्होंने लिया है उसका अपने में वो यूज करते हैं, 2 से 10% उसको आगे ट्रांसफर करते हैं, क्या लिखा है उसमें? एक बार देख लेना उसको, ठीक है आप लोग। Let me clarify. हाँ We say that 2% is being good, but it is the half truth. Statement that by radiation energy 2 to 10% of total sunlight. But I refer the concept PAR, photosynthetically active radiation. 1% of photosynthetically active radiation. So that will be the true answer. हाँ तो इसीलिए तो मैंने राकेश जी से कहा था एक बार आप देख लेना। चलिए अच्छा मुझे ये बताइए, इकोसिस्टम में भी थोड़ा बात चल रही है, इकोसिस्टम के तो कुछ घटक जो कंपोनेंट है उनके नाम बताइए। कोमल जी बताएंगे आप। कोमल जी चलिए, कोमल जी अभी लगता कहीं और है। एक मैं देखती हूँ किसने नहीं पूछा। अच्छा हाँ बताइए। बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। जो बायोटिक है वो लिविंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो नॉन लिविंग है उसमें लाइट, टेम्परेचर, सॉइल और वाटर होता है।
अगर इसमें से कोई भी एक प्रकार के जो कंपोनेंट है, ठीक है, किसी भी एक प्रकार के कंपोनेंट है, अगर वो ना हो तो क्या होगा? बताइए कोमल जी। इंटरेक्शन जो है प्लांट हाँ बताइए। जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इम्बैलेंस होगी। इम्बैलेंस होगी तो उससे क्या होगा? इम्बैलेंस, असंतुलन उत्पन्न होगा तो क्या होगा? हम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कुछ होगा कि नहीं होगा? तो हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है वो अफेक्ट होगी इससे। चलिए, बायोडाइवर्सिटी अब आपने बताया, तो मुझे अब बताइए राकेश जी, बायोडाइवर्सिटी जो है उसमें बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है? किसी तरीके से लिंक है? कौन बताएगा? बायोटेक्नोलॉजी वाले बताइए, मुझे अब ये नहीं पता आप लोगों में से कौन बायोटेक वाले हैं, लेकिन बायोटेक वाले बताइए। निहारिका जी आपका साथ बायोटेक ही है ना? जी मैम। हाँ तो आप बताइए। बायोडाइवर्सिटी हाँ। ऑब्जर्व करना है तो बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हम्म, द एक्सटेंसिव कंजर्वेशन। लाइक जो जीन बैंक सीड बैंक बनेंगे उसमें हम डीएनए जेनेटिक मटेरियल को कंजर्व कर देंगे एंड इट इज ट्रू विद द बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स। ओके, चलिए बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताइए मुझे। अब मैं जैसे बोलूं, हाँ जी आप बताइए, निहारिका जी आप ही बताइए। मैम बायोस्फीयर रिजर्व जो बनाए गए हैं टोटल इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और इसमें मैम 3 जोन है, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशन जोन। कोर जोन जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जो बफर जोन है जहाँ पर रिसर्च एजुकेशन के लिए अलाउ किया जाता है और ट्रांजिशन जोन जो है जिसमें कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व है बट रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ओनली। और मैम कुछ लोग जो है ट्राइब पीपल उनका हैबिटेट भी वहाँ पर है। मैम हमारे मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, आप लोग किसी बायोस्फीयर रिजर्व में गए? यस मैम सतपुरा। सतपुड़ा। चलिए, और आप लोगों में से और कोई? पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? पचमढ़ी। आप पचमढ़ी में गए, क्या देखा आपने पचमढ़ी में? बड़ी में पूरा बायोडाइवर्सिटी किस प्रकार कंजर्व की जाती है, चाहे वो मतलब प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल वगैरह हो, सबको पूरे सिस्टम को कंजर्व करने का सिस्टम है वहाँ पर। चलिए, किस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी आपको दिखाई दी, थोड़ा नाम बताइए। बायोडाइवर्सिटी में से मैंने प्लांट्स देखा है, प्लांट्स अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स मुझे देखने को वहाँ मिले, लाइक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट काफी ज्यादा थे और मतलब नाम तो मुझे मतलब साल और उसके ज्यादा थे बस इतने ही ज्यादा अब नहीं। बस यही प्लांट प्लांट दिखाई दिए। हाँ जी, आप लोगों में से और कोई गया है पचमढ़ी? मैम यहाँ पे जड़ी बूटी का भी एक केंद्र है हम्म, और यहाँ पर बहुत सारे इंटीरियर एरिया से जो ट्राइब पीपल है वो जड़ी बूटी लाकर बेचते हैं। इससे रिलेटेड एक योजना भी चलाई गई थी, इसके बारे में सुना है आप लोगों ने? देवारण्य योजना के बारे में सुना है? जी मैम देवारण्य। चलिए, अगला प्रश्न अब स्वाति जी बताएंगे। स्वाति जी, स्वाति जी। जी मैम। हाँ जी, अब मुझे बताइए प्लाज्मिड क्या होते हैं? जी मैम। मैम प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं बैक्टीरिया सेल में मेन क्रोमोसोमल मटेरियल के अलावा प्रेजेंट होते हैं। इनको इन बायोटेक्नोलॉजी में एज अ वेक्टर यूज किया जाता है बिकॉज ये स्मॉल होते हैं, डबल सर्कुलर होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं और इनमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। साथ में इनमें एम्पिसिलिन और मतलब रेजिस्टेंट जीन भी प्रेजेंट होती है जिससे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। चलिए, अब मुझे वेक्टर के कुछ टाइप बता दीजिए। तो मैम फॉर वेक्टर के टाइप पर जैसे प्लाज्मिड हो गया, इसके अलावा? फेजमेट हो गया, हम्म, ऑस्मेट हो गया और मैम अभी इतने काम है। और कोई बायोटेक्नोलॉजी वाला है निहारिका जी के अलावा? तो बताइए। हाँ जी, इनके यूज भी बता दीजिए मुझे, जो टाइप बताए हैं, जो भी बायोटेक वाले हो वो मुझे इसके यूज बताइए। मैम वेक्टर का यूज तो डीएनए को मतलब जो अपना टारगेट डीएनए है उसको पोस्ट में ट्रांसफर करने के नहीं लिए नहीं, जो टाइप बताए ना उन टाइप के बारे में थोड़ा बताइए डिटेल में, जो भी स्वाति जी ने बताए हैं। मैम जो प्लाज्मिड होता है वो तो बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है, वेक्टर तो सोमल डीएनए होता है और जो प्लाज्मिड होता है जो बैक्टीरियो फाउंड होता है उससे आइसोलेट किया जाता है। और जो
कॉस्मिक होता है, कॉस्मिक केमिस्ट्री अभी रिजल्ट दिया क्या है इसका? प्रतिभा जी, देखो आपसे एक बात बोलूं, अभी मैंने आपसे कितनी बार टोका है, आप है ना बोल रहे हो, मत बोलिए। आप अभी से आदत डालेंगे ना, तब आपकी फाइनल जो है, आपके जब इंटरव्यू होगा उस टाइम तक आपकी आदत डल पाएगी। आप उसको, ठीक है, ये होता है हम लोगों की, मेरी भी हैबिट होती है, आप लोगों में भी किसी ना किसी की होगी। अभी आप सुनिए अपनी खुद की रिकॉर्डिंग, अगर आप, ठीक है, बाद में अगर आपको भेज दी, अगर यहाँ से भेजी जाती है तो आप सुनिए उसको, उसमें आप कितना है ना बोलते हैं, तो उसको नहीं बोलिए, क्योंकि ये विपरीत प्रभाव पड़ सकता है इससे, ठीक है। ठीक है ओके, मैम। जो हाँ मैं जी, बताऊँ बताइए निहार प्लाज्मिड कर। जो है लाइक जो हम बैक्टीरिया से सेपरेट करते हैं, प्लाज्मिड जो है बैक्टीरिया फेज है, प्लाज्मिड इज हाइब्रिड ऑफ बैक्टीरिया और प्लाज्मिड। और मैम इनके जो साइज है, जो जीन ट्रांसफर साइज है प्लाज्मिड में कम होता है, उससे ज्यादा प्लाज्मिड में, और प्लाज्मिड में हम बड़े साइज के डीएनए सीक्वेंस को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और मैम इसके अलावा ब्रैक और जार्क बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और yeast आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो बहुत बड़े डीएनए सीक्वेंस को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। चलिए, अब मुझे बताइए सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन तो सुना होगा आप लोगों ने, नेचुरल सिलेक्शन, इसके बारे में किसने बताया था? प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, पहले बताइए नेचुरल सिलेक्शन के बारे में किसने बताया था? डार्विन ने नेचुरल चलिए, अब मैं जिससे पूछूं वो मुझे बताएंगे, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने बताया था, लेकिन अगर सेक्सुअल सिलेक्शन की बात करूं तो ये क्या है? चलिए, अब मुझे बताएंगे ये। जो हाई वैरायटी, हाई यील्डिंग वाली जो एनिमल्स है उनका सिलेक्शन करके मैटिंग कराना और उच्च मतलब गुणवत्ता वाले एनिमल्स का प्रोडक्शन करना। एग्जाम्पल बता सकते हैं? एग्जाम्पल जैसे कि रिकॉल नहीं कर पा रहा चलिए, जैसे कि नस्लें मतलब जो ज्यादा मिल्क देने वाली गाय वैसे हैं उनका। अच्छा, मिल्क देने वाली गाय आप बता रहे हैं, तो मुझे बताइए मध्य प्रदेश की कुछ, मध्य प्रदेश में जो गाय की कुछ वैरायटी है जो ज्यादा दूध देती है, उनके नाम बता दीजिए। नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। शिवांशु जी, आप बताएंगे? शिवांशु? यस हाँ जी, मध्य प्रदेश की प्रमुख जो गायों की नस्ल है ज्यादा दूध देने वाली, उनके मुझे नाम बता दीजिए। बकरी, अगला नंबर बकरी गाय, मध्य प्रदेश की बकरियों की नस्ल, ठीक है। आप लोग सोच समझ के रखिएगा। हाँ बताइए। I don't have any idea about the high cows. Okay. चलिए, हाँ, It's about the overall species of India, like Frisian cow, साहिवाल, जर्सिन, लेकिन इसके अलावा मुझे एमपी की नहीं जो पता। ब्रीड्स हैं पता नहीं। चलिए, एमपी के तो निमाड़ी मालवी, ये तो फेमस ही है, निमाड़ मालवा की निमाड़ी मालवी, ठीक है। इतना तो बोल ही सकते थे, बाकी बहुत सारी हैं हमारी जो मध्य प्रदेश में। आप गवर्नमेंट साइट पे जाइए तो उसमें बाकायदा उनके फोटो भी डले लगे हुए हैं, लेकिन इतना नहीं पूछेंगे। निमाड़ी मालवी ये तो हर कोई बता सकता है, निमाड़ साइड की निमाड़ी और मालवा साइड से मालवी। मैम ये साहिवाल गिर और जर्सी मध्य प्रदेश के हैं कि ये नहीं बाहर नहीं से लाए थे? नहीं नहीं मैम, उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश की नहीं, बाहर की, ओवरऑल बोल रहे थे, इंडिया ये से। मैम मैं इन जनरल पूछ रही हूँ नहीं कि नहीं, पाकिस्तानी है तो ये बाहर की है ना? हाँ अदर स्टेट की। हाँ, नहीं अदर स्टेट की भी नहीं है, ये तो ब्रीड है, ठीक है, क्रॉस ब्रीड है जर्सी वगैरह। लेकिन हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या है, ये निमाड़ी मालवी वगैरह है, ये आपको सुनने को मिलेंगे। इनको हम पालते हैं जर्सी वगैरह को, लेकिन ये अगर प्योर देखें तो मध्य प्रदेश की प्योर नहीं है, ये क्रॉस ब्रीड है। जर्सी वगैरह तो पालते तो हर कोई है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश की देखोगे तो मालवा, निमाड़ी वगैरह, निमाड़ की निमाड़ी, मालवा की रानी, इस तरीके से बोला जाता है इनको। चलिए, अब फर्मेंटेशन पे आ जाते हैं थोड़ा। फर्मेंटेशन बताएंगे अब मुझे, रवि जी बताइए। रवि जी, चलिए राकेश जी आप बताएंगे फर्मेंटेशन क्या होता है। बाकी आप लोग सोच के रखिए, मैं आप लोगों में से ही पूछूंगी। दीपक जी आप नहीं बताना जब तक आपसे नहीं पूछू। हाँ जी, राकेश जी बताइए फर्मेंटेशन बताएंगे आप? बताइए। Fermentation is a process in which the food body converts food into चलिए, अब मुझे ये बताइए बियर और वाइन में क्या अंतर होता है? कोमल जी, बियर और वाइन में क्या अंतर है? चलिए राकेश जी आप ही बताइए। हाँ, बियर और वाइन में क्या अंतर है?
मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कोई और बताएगा बियर और वाइन में क्या अंतर है? मैम जो बियर हाँ। है उसका फर्मेंटेशन ग्रेप से होता है, लाइक हम्म। बार्ले यूज करते हैं। वाइन का ग्रेप से होता है, फर्मेंटेड ग्रेप्स। ग्रेप्स, ठीक है। अच्छा शिवांशु, मुझे बताइए कि बियर और वाइन में से अल्कोहल का परसेंटेज किस में ज्यादा होता है, बियर में कि वाइन में? मतलब वाइन में एल्कोहल परसेंटेज ज्यादा होता है, वाइन में ज्यादा होता है। बियर बियर में लगभग 5-6% होता है बियर में, जबकि जो वाइन है इसमें लगभग 15% के आसपास एल्कोहलिक कंटेंट होता है और ज्यादा भी हो सकता है। चलिए, अब मुझे बताएंगे दीपक जी, आप ये बताइए कि विनेगर, सिरका बोलते हैं ना इसको दीपक जी? हाँ जी, तो इसके बारे में बताइए, ये क्या है? ये भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है या फिर ऐसे ही कुछ और है? नहीं, शुगर केन से बनता है। शुगर केन को फर्मेंटेट करके बनता है सिरका। सिरका गन्ने के रस से। कैसे बनता है फर्मेंटेट करके, बताएंगे थोड़ा? यानी कि ये भी एक अल्कोहल है, अल्कोहल है आपका मतलब? विनेगर, विनेगर क्या है? अल्कोहल है। सिरका अल्कोहल है, अल्कोहल है कि नहीं है, आप ये बताइए। ये अल्कोहल है मैडम। अल्कोहल है। चलिए, हाँ राकेश जी बताइए, दीपक जी सही कह रहे हैं? राकेश जी, अल्कोहल नहीं है। हाँ जी, अल्कोहल नहीं है। प्रतिभा जी, प्रतिभा जी, यस सर। हाँ जी, अब बताइए मुझे कि जो बियर वाइन था, ठीक है, और अगर विनेगर की बात करें, सिरका की बात करें, तीनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है, उनको बताइए। मैम जो बियर और वाइन में मतलब अल्कोहल का वो तो बताया शिवांशु जी ने कितना परसेंटेज होता है, तैयार भी बता दिए, जो और अंगूर वगैरह से होता है। चलिए, अब मुझे इसके बारे में बताइए, विनेगर के बारे में बताइए। विनेगर तो मैम किसी भी जिसमें शुगर कंटेंट प्रेजेंट होता है, किसी भी फ्रूट्स में या किसी भी चीज में शुगर कंटेंट प्रेजेंट होता है, उससे हम विनेगर तैयार कर सकते हैं। हाँ, तो कैसे करते हैं, बताइए किस तरीके से होगा, ये बताइए। ये एक क्या होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक एसिड होता है। विनेगर क्या होता है, एसिडिक एसिड होता है और वाटर का मिक्सचर होता है, और मैम इससे ज्यादा होती है। चलिए, शिवांशु बताएंगे आप? Ma'am, this is two-step fermentation process by which we can convert sugar into acetic acid, that is generally called as sirka or vinegar. It is carboxylic acid. So in first step, sugar is converted into alcohol by alcoholic fermentation, and in second step, alcohol is converted into carboxylic acid. That's why we can extract the vinegar in this process. हाँ, तो जो विनेगर है, ठीक है, वो उसको हम कितने स्टेप में, 2 स्टेप में होती है एसिटिक एसिड। Yes. चलिए, अच्छा, इसको तैयार करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जिनकी आवश्यकता पड़ती है, उनके नाम बता सकते हैं? जो एसिडोबैक्टर, हाँ, एसिडोबैक्टर। हाँ, तो ईस्ट के बारे में बताइए थोड़ा। ईस्ट, ईस्ट से क्या तैयार होता है? हाँ, कोई भी जैसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि ब्रेड वगैरह, इसका नाम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये क्या है? ईस्ट है। ईस्ट है। हाँ जी, चीज सिस्टम के लिए यूज होता है। चीज। अच्छा, चीज जो है वो कितने टाइप के होते हैं? बैक्टीरिया से भी तैयार किया जा सकता है क्या चीज, या फिर फंगस से ही तैयार होता है, किससे तैयार होता है चीज? हाँ जी, आप थोड़ा तेज बोलिए, मुझे समझ नहीं पड़ता है राकेश जी। हाँ जी, बताइए। दूध भी जा सकते हैं चीज को, जिनको सब चीज बोलते हैं, कुछ हार्ड चीज होते हैं। नहीं आ पा रहा। आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है चीज के बारे में।
हाँ जी प्रतिभा जी, आप बता रहे थे कुछ, बताइए। एक मिनट, हाँ जी प्रतिभा जी बताइए। वो है एनसीईआरटी में मैम। हाँ। हम्म, Well, generally, there are three types of cheese. First one is cottage cheese, which we use in our daily life. And apart from cottage cheese, there are two other categories. First one is Swiss cheese, and the second one is Roquefort cheese. Swiss cheese is made up with the help of bacteria that is known as Propionibacterium shermani, and Roquefort cheese is made with the help of fungi that is Penicillium roqueforti. This is the difference between these three. On the basis of substrate we are using and the type of microorganism, and also in the color and the texture of the cheese made by these organisms. सही है, सही बोला आपने। चलिए, अच्छा मुझे पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा पूछ लेते हैं। एनजीटी क्या है बताइए, पॉल्यूशन से रिलेटेड है। एनजीटी मतलब प्रदूषण नहीं फैलाती है, लेकिन मैंने बता दिया, इतना आपको हिंट दे रखा है कि आप इधर उधर ना सोचें एनजीटी के बारे में। तो इस कहाँ से संबंधित है, तो बताइए एनजीटी बताइए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है 2010 में स्टार्ट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली है, और इसके और भी रीजनल सेंटर है, जैसे भोपाल में, मध्य प्रदेश में इसका सेंटर। चलिए बार्क के बारे में बताइए। बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? BARC, बार्क। प्रतिभा जी, हाँ ये किससे संबंधित है? प्रतिभा जी आप बताएंगे, बताइए। मैम ये न्यूक्लियर जो वेपन्स बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उससे संबंधित है न्यूक्लियर एनर्जी। इसकी स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? इसकी वो हाँ जी बताइए। हाँ जी, होमी जहांगीर भाभा जी, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा बताएंगे आप मुझे, होमी जहांगीर भाभा जी के बारे में? राकेश जी। इसके लिए बात इंस्टीट्यूट और साइंटिस्ट। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये बताइए। नहीं, इसका हेडक्वार्टर गौरव बनर्जी। आप कंफर्म है? मैंने पढ़ा है। अच्छा पढ़ा है। चलिए ये बताइए, किसकी स्थापना जो की गई थी वो कब की गई थी? कब की गई थी? हाँ जी प्रतिभा जी। 1961 बीच में की गई थी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, हमारे भारत में कुछ ग्रासलैंड आपके सिलेबस में भी मेंशन है, ठीक है? तो ग्रासलैंड के बारे में बताइए, कुछ ग्रासलैंड के नाम बताइए जो हमारे भारत में है, संबंधित है। आयुषी, कुछ ग्रासलैंड के नाम बताइए। आपका जो सिलेबस है मैंने अभी देखा, इसमें डायरेक्ट मेरी नजर पड़ी ग्रासलैंड, ठीक है? तो इसमें ग्रासलैंड के बारे में बताइए, यूनिट 8 में आपका है। तो बताइए भारत के कुछ प्रमुख ग्रासलैंड के बारे में बताइए, सिर्फ नाम बताइए। बताएंगी आयुषी जी? नहीं बताएंगी? एमपी मैं एमपी पूछ ही नहीं रही हूँ, मैंने तो पूछा पूरे भारत की पूछ रही हूँ आपसे। चलिए दीपक जी आप बताएंगे मुझे कुछ ग्रासलैंड के बारे में, घास के मैदान जो भारत में पाए जाते हैं, नाम बताइए। दीपक जी अब तो आंसर ही नहीं दे रहे हैं। हाँ जी राकेश जी बताइए। अगर मैं एरिया के साथ हिमालय में जो ग्रासलैंड पार्ट है, हिमालय सवाना ग्रासलैंड है। हिमालय सवाना ग्रासलैंड हिमालय में? हाँ जी, कौन बताएगा मुझे? मैम अल्पाइन हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड है, जो भी वहाँ हिमालय में। इसके अलावा ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड है, जो राजस्थान पंजाब साइड में है। देन कोस्टल ग्रासलैंड है, और मोंटाना ग्रासलैंड, रिवरलैंड ग्रासलैंड, जो 15 ब्रह्मपुत्र से इंडिया के पास है। दीपक जी आपने तो हिमालय में सवाना को पहुंचा दिया था। अच्छा बन्नी ग्रासलैंड के बारे में सुना है? बन्नी ग्रासलैंड राजस्थान में।
मैम गुजरात गुजरात, गुजरात में ये कुछ समय पहले तक चर्चा में भी रहा था बन्नी ग्रासलैंड, अभी 1-2 साल पहले की बात है, तो इसलिए हो सकता पूछ भी लिया जाए। मैम किस रीजन से? ये बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में, और ये क्या बोलते हैं, किसी का क्लोन वगैरह भी तैयार किया गया था उसी साइड से, तो इससे कुछ रिलेटेड है। लेकिन हाँ, मुझे इतना याद है, एक बार देख लेना बन्नी ग्रासलैंड के बारे में, एकदम से याद आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना, बन्नी ग्रासलैंड गुजरात में, बाकी तो इतना नहीं, लेकिन बन्नी पूछ से आ सकता है। चलिए, एक भैंस का क्लोन भी तैयार किया गया था, भैंस का क्लोन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी जैसा कुछ तैयार किया गया था, आप लोगों ने सुना है इसके बारे में? नहीं सुना? भैंस का बच्चे का मतलब भैंस का जो बच्चा होता है उससे रिलेटेड कुछ हुआ था, 1-2 साल पहले की बात है, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, याद आ गया ये गुजरात से रिलेटेड है इसलिए। तो एक बार देख लेना, नहीं तो मैं एक बार कंफर्म करके फिर आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है क्या था। हाँ, शायद भैंस का ही था, बफेलो का ही था, पहले ही था भारत का, ये गुजरात से ही रिलेटेड है, उसका भी कुछ बन्नी से रिलेटेड कुछ था नाम, इसलिए भैंस का एक बार देख लेना। अच्छा, ये बताओ, एनिमल माइग्रेशन जो है, ठीक है, उसके कारण बताइए, किस किस कारण से जो है एनिमल माइग्रेट होते हैं, माइग्रेशन करते हैं? पहला कारण है मैडम जी फूड के लिए, दूसरा कारण है ब्रीडिंग के लिए, तीसरा कारण है साइट और नेस्टिंग के लिए। मैम मेनली हैबिटेट, फूड, ब्रीड एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर, मछलियां भी करती हैं माइग्रेट? यस मैम, टेट्राड्रोमस एंड एनाड्रोमस। एनाड्रोमस, ठीक है। इसके अलावा पक्षी जो है, पक्षी से रिलेटेड कुछ नेशनल पार्क, कुछ सेंचुरी वगैरह है जो माइग्रेटरी हमारे बर्ड के लिए है, उनके नाम बताइए। सरस का बात जहाँ साइबर ट्रेन्स आते हैं, हम्म, चलिए, और भितरकंड का कहाँ पर है? उड़ीसा उड़ीसा में। किसके लिए प्रसिद्ध है? अच्छा, और उड़ीसा में अगर बात करें तो ऑरिड रिडले जो टर्टिल होते हैं, उनके बारे में आपने सुना है? भितरकंड से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, सुना है? गंध मट्टे है मैडम जी, इसका जो कि हम्म, पोलिंग रिजेक्ट कराते हैं उस वीडियो में और ब्रीड करते हैं। एक्चुअली डुगोंग के बारे में सुना है? डुगोंग क्या है? जी डुगोंग एक प्रकार की डॉल्फिन है। डॉल्फिन? डॉल्फिन है कि सीखा हुआ है? सी काऊ, डॉल्फिन नहीं है। कहाँ पाई जाती है डुगोंग? पानी में तो होगी, और कहाँ होगी, लेकिन कहाँ पाई जाती है? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे डुगोंग के बारे में? चलिए, अच्छा ये बताइए, पैंक्रियास जो है उसका हमारे डाइजेशन में क्या रोल होता है? मैम ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो इंटेस्टाइन में एंटर होकर हर प्रकार कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। चलिए, पैंक्रियाटिक जूस के बारे में थोड़ा बताइए, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? संतोष जी बताएंगे आप? अभी तक आपने एक भी प्रश्न के आंसर नहीं बताए। संतोष जी, संतोष जी, फरीदा जी, चलिए आप बताइए। फरीदा जी, चलिए दीपक जी आप ही बताइए। मैडम पैंक्रियाटिक जूस में जो कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, जैसा कि अभी बताया आपने कि प्रोटीन के इसके लिए प्रोटीनेज एंजाइम होता है, प्रोटीएज एंजाइम होता है, और लाइपेज एंजाइम होता है, इन्वर्टेज एंजाइम होता है, न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, और पॉलीसिस्टोकाइनिन और ट्रिप्सिन हार्मोन वो होते हैं, एंजाइम होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं जो कंप्लीट डाइजेशन करते हैं फूड का इंटेस्टाइन में, duodenum में। इंटेस्टाइन के किस पार्ट पे कंप्लीट डाइजेशन होता है? जी मैं रिपीट। इंटेस्टाइन के किस पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन होता है? आपने बताया ना कंप्लीट डाइजेशन करते हैं, तो बताइए किस पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन होता है? duodenum में। ड्यूडेनम में।
ड्यूडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? अपर पार्ट अपर ड्यूडेनम नेक्स्ट कोलन। ड्यूडेनम के बाद नेक्स्ट कोलन आ जाता है। जेजुनम आता है, जेजुनम। जीना कोलन तो अपने डायरेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन का था। चलिए शिवांशु आप बताइए। Well, what is the question? Can you repeat, please? पेंक्रियाटिक जो जूस है उसका क्या रोल होता है और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? पेंक्रियाटिक जूस किससे मिलकर बना होता है? Pancreatic juice is released by the exocrine part of pancreas, that is acinar region, and it is basically alkaline in nature. It consists of many enzymes like trypsin, chymotrypsin, pancreatic amylase, lipase. All these enzymes are highly utilized in the process of digestion. Like pancreatic amylase is used in the digestion of carbohydrates. After that, trypsin is used in the digestion of proteins, and lipase is used in the digestion of fats. All these processes take place in the parts of small intestine. Those are duodenum, ileum, and jejunum. After that, absorption of food takes place from there. अच्छा ये बताइए स्मॉल इंटेस्टाइन का वो कौन सा पार्ट है जिसमें कुछ भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई मतलब डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं होता? कौन सा पार्ट है जिसमें डाइजेशन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता? हाँ जी क्या? मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन पूछा था, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट यूजिनम है। मैम इलियम में, इलियम है। इलियम में। तो इलियम जो है वो किससे कनेक्ट होता है? हाँ जी बताइए शिवांशु कुछ बोल रहे थे आप? It is connected with large intestine with the help of cecum, that is called as blind sac. यहाँ पर कोई जब ये कनेक्ट होते हैं जिस जगह पर वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उन बैक्टीरिया के बारे में बताइए। स्मॉल इंटेस्टाइन हाँ प्रेजेंट होता है जो ब्लाइंड सेल और विटामिन के सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल होता है। विटामिन के, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया के बारे में बताइए जो हमारी बॉडी के लिए लाभदायक होते हैं। बताइए कुछ और बैक्टीरिया के नाम बताइए जो हमारी बॉडी के लिए मतलब लाभदायक होते हैं, कोई खतरा नहीं होता उन बैक्टीरिया से। ऐसे कुछ बैक्टीरिया के बारे में बताइए। लैक्टोबैसिलस। अच्छा ये बताइए जैसे दही हम खाते हैं, ठीक है, लेकिन जब दही काफी समय तक रखा रहता है तो उसमें अजीब से थोड़ा मतलब खटास ज्यादा स्मेल आने लगती है, तो क्या वो अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए? नहीं मैम, क्योंकि वो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं जिससे उसमें व्हाइट या ग्रीन कलर की फंगस डेवलप हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उसको हम रखे हैं कि हाँ दही है उसमें बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। जब वो अलग सी स्मेल आने लगती है ना खटास सी, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। चलिए क्लीवेज के बारे में बताइए मुझे, क्लीवेज क्या होता है? रवि जी, रवि बताइए क्लीवेज क्या होता है? चलिए कोमल क्लीवेज के बारे में बताइए आप। क्लीवेज जो है एक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन, जो कि जाइगोट के बनने के बाद होता है, जिसमें 2 सेल 4 सेल स्टेज 6 सेल स्टेज में जो है वो डिवीजन होता है। ठीक है, क्लीवेज मोनोप्लास्टिक भी होता है और न्यूरोप्लास्टिक भी होता है। चलिए अच्छा ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला में क्या अंतर है? ब्लास्टुला में जो है ब्लास्टोसिल कैविटी प्रेजेंट होती है और गैस्ट्रुला में जो है वो जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। पहले क्या होता है? ब्लास्टुला बनता है। चलिए अच्छा ये बताइए कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो वो हमारे फैलोपियन ट्यूब में तो होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में होता है? एंट्यूला में। चलिए मुझे नाम और बता दीजिए इनके। फैलोपियन ट्यूब जो है उसको किस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं? इस्थमस, एंट्यूला और एक और मैं रिकॉल नहीं कर पाती। चलिए कौन बताएगा तीनों के नाम? What is the question? फैलोपियन जो ट्यूब है उसको हम डिवाइड मतलब भाग बांट सकते हैं, उसके जो पार्ट होते हैं फैलोपियन ट्यूब के, तो उसको किस तरीके से आप उनके नाम बताइए। First one is
infundibulum that is connected with the help of fimbriae to the ovary. It receives the egg. Infundibulum gets continued in the form of ampullary region, which is the site of fertilization, and ampulla makes the isthmus, which is the narrowest part of fallopian tube, and this isthmus gets converted into the opening of uterus. So these are three parts which are connected in one by one in fallopian tube. ओके, चलिए फिम्बरी का रोल बताइए। Fimbriae is the finger-like projection which collects the egg from the ovary after each after each ovulation. चलिए निहारिका जी, मुझे बताइए मेटामॉर्फोसिस क्या है और मेटामॉर्फोसिस का क्या महत्व है? The metamorphosis is the process in which the larva gets converted into the adult. There are many morphological changes occur during the metamorphosis. ठीक, कहाँ देखने को मिलता है? When like tadpole larva converted into the adult frog, that is metamorphosis, and in which indirect development occurs in that metamorphosis occurs. ओके, रीजनरेशन, दीपक जी, दीपक जी, दीपक जी, चलिए हाँ जी, रीजनरेशन के बारे में बताइए। Regeneration is a reform of damaged part, organism के जो डैमेज हो जाते हैं ऑर्गन्स और जो उनको रिफॉर्म होना, ये रीजनरेशन कहलाता है। दो प्रकार का होता है, मार्कोलैक्सिस और मार्कोटेक्सिस। ये जनरली इन्वर्टिब्रेट में और कुछ ऑर्गेनिज्म्स में पाया जाता है, सैलामन लाइक सैलामंडर में। चलिए फरीदा जी, फरीदा जी बताइए इसके बारे में। दो टाइप का होता है, मॉर्फोलैक्सिस एंड एपिमॉर्फोसिस। जो एपिमॉर्फोसिस होता है वो सैलामैंडर में देखने मिलता है जब अपना लिम्ब उसका टूट जाता है, और मॉर्फोलैक्सिस टाइप ऑफ रीजनरेशन हाइड्रा में देखा जाता है और स्टेम सेल मीडिएटेड कैनिडिया में देखा जाता है। और सभी ऑर्गेनिज्म में लोअर टू हायर कहीं ना कहीं रीजनरेशन पावर होता है, पर लोअर ऑर्गेनिज्म लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में हायर रहता है कंपेयर टू द हायर ऑर्गेनिजम्स। अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो जो लैज़ार्ड में हेमिलेक्टाइडस है वहाँ पर रीजनरेटिव पावर ज़्यादा होता है। जो एपिमॉर्फोजेनेसिस टाइप ऑफ रीजनरेशन है वहाँ पर पहले एक रीजनरेटिव बर्ड बनती है, और मॉर्फोलैक्सिस टाइप ऑफ रीजनरेशन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स अपने आप को जो भी ऑर्गन रहता है उसमें कन्वर्ट करने की प्रोसेस करते हैं, और स्टेम सेल्स मीडिएटेड में पूरे बॉडी में स्टेम सेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, फिर वो स्टेम सेल्स की प्रोसेस आगे लेके जाते हैं। चलिए स्टेम सेल, शिवांशु स्टेम सेल के बारे में बताइए। Stem cells are kind of undifferentiated cells which have the potential to differentiate them according to the need of organism. It can convert in the different kind of organs, different kind of cells. Like in our body, liver has the stem cells, and the liver has the tendency to regrow itself. It can regenerate itself, and we can also talk about the example which is present in bone marrow. There are also stem cells are dispersed, and these stem cells are used in the formation of different kind of blood cells. चलिए समय हो गया है, अब इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर मिलते हैं कल। ओके मैम कल का टाइम क्या रहेगा? कल का टाइम आपको बता, कल 11 सवा 11 से रखना। हाँ सवा 11 से 11:10 सवा 11 के आसपास, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। मैम इंटरव्यू कल ही रहेगा क्या? इंटरव्यू तो डेली चल रहे हैं, आज भी है। अच्छा, ग्रुप पर मैसेज डाला था कि कल कंटिन्यू होंगे। नहीं आज भी तो है, आपने इंटरव्यू तो है ना, आज ही है। प्रतिभा जी का तो अभी है 1:30 बजे का टाइम बताया था, है ना प्रतिभा जी आपको?